जैसे कि आप जानते हैं लीगल रीजनिंग्स 2 टाइप के होते हैं, या तो पैसेज बेस होते हैं या तो प्रिंसिपल फैक्ट बेस होते हैं। और जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली जामिया, एएमयू, सीयूईटी एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की जो होते हैं, उसमें प्रिंसिपल फैक्ट्स ही प्राइमरीली आता है। कभी-कभार आपसे 2-3 लीगल मैगज़िन्स पूछ लेंगे, कुछ-कुछ फेमस केस पूछ लेंगे, बट जनरली प्रिंसिपल फैक्ट के बेसिस पे ही आपको सारा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है। कॉन्सेप्चुअल आपके पास होना चाहिए बैकग्राउंड, नो डाउट, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको वहाँ पे सॉल्व करना आना चाहिए। तो इसीलिए हम थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि डायरेक्टली उन्हीं के पैटर्न पे बनाए गए हैं। हम समझेंगे कि इनको कैसे अप्लाई करना है प्रिंसिपल को फैक्ट में, और कैसे उसको ब्रेक डाउन करना है। तो यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है नेसेसिटी का। अब नेसेसिटी का जो पहला प्रिंसिपल है वो किस चीज़ का है? टॉर्ट का है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट्स नॉट एक्शनेबल इन टॉर्ट। यानी कि अगर नेसेसिटी प्रूव हो जाती है तो वो एक्शनेबल नहीं होगा टॉर्ट में। लेकिन नेसेसिटी के इंग्रेडिएंट्स क्या है, एसेंशियल्स क्या है, पहले वो समझते हैं। तो पहली बात तो एक्ट मस्ट बी नेसेसरी। दिस गोज विदाउट सेइंग कि एक्ट जो है अपने आप में उसकी आवश्यकता होनी चाहिए। अगर एक्ट ही अपने आप में नेसेसरी नहीं है तो बात ही अराइज नहीं होती। दूसरी चीज़ है कि जो डेंजर है, किसी चीज़ का खतरा है या हार्म होने का मतलब कि लाइक ना कोई गुंजाइश है, तभी तो नेसेसिटी अराइज़ हो रही है। अगर मान लो आप नहीं भी इन्वॉल्व हो गए उस सिचुएशन में और कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा, तो फिर वो नेसेसिटी नहीं होगी। तो डेंजर या हार्म मस्ट बी इमिनेंट। इमिनेंट मतलब कि वो इमीडिएट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मतलब अगले साल मतलब कि उसकी वज़ह से डेंजर हो सकता है, नो। नेसेसिटी हमेशा प्रॉक्सिमेट होना चाहिए, उस इमिनेंट होना चाहिए। लगना चाहिए कि हाँ यार, अभी मैं मतलब कि इंटरवीन नहीं करूँगा, मैं चॉइस नहीं लूँगा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है एकदम 1 साल बाद, महीनों बाद है वो। उसके बाद है कि जो भी रिस्पॉन्स है आपका, ठीक है? आपका जो भी रिस्पॉन्स है मतलब उस नेसेसिटी की वजह से, इट मस्ट बी प्रोपोर्शनेट। इट मस्ट बी प्रोपोर्शनेट। अब प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि आपको खतरा है कि कोई, आप चल रहे हो किसी कंस्ट्रक्शन साइट में, आपको पता है कि भाई ऊपर से मतलब कि लाइक वर्कर्स काम कर रहे हैं और कुछ गिर सकता है। तो आप क्या करते हो? एक हेलमेट लगा लेते हो अपने सर पे और चलते हो। आपने क्या किया? अपने हेड को बचाने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए एक प्रिकॉशन लिया। नेसेसरी था, आपको लगा वो नेसेसरी है। लेकिन यहीं पे मान लो आप जो है मतलब कि उस कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को मतलब कि बोलने लगते हो, उनको बोलने ऑफेंड करने लगते हो, डिफेम करने लगते हो कि भाई इनको आता ही नहीं है, देखो कैसे कर रहे हैं, मेरे को चोट लग जाएगी। वो चीज़ नेसेसरी नहीं है। सिमिलरली आप लेट्स से फोर्स ही कर रहे हो, कोई बिल्डिंग आपके सामने बन रही है, आपको लग रही है ये जब बिल्डिंग बन जाएगी तो मेरी सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी, तो इसीलिए मैं ये बिल्डिंग बनने ही नहीं दूँगा। वो चीज़ क्या है? वो नेसेसरी नहीं है, क्योंकि वो इमिनेंट नहीं है, वो रीज़नेबल नहीं है। तो वो रीज़नेबल होना चाहिए कोई चीज़, आपका जो रिस्पॉन्स है प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, एंड द डेंजर मस्ट बी इमिनेंट। और जो भी आप एक्शन ले रहे हो उस नेसेसिटी की वजह से, वो एक्शन हमेशा जो है लेसर हार्म के लिए होना चाहिए। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मान लो कोई एक्शन लेते हो या कोई भी चॉइस लेते हो, तो आप इस कारण की वजह से ले रहे हो क्योंकि अगर आप नहीं लोगे वो चॉइस, तो एक ग्रेटर हार्म कॉज़ हो जाएगा। तो यानी कि यू आर डूइंग अ नेसेसरी इविल। हम यहाँ पे नेसेसिटी में ये बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी को चोट लगने वाली है और आपने 3 आदमी को चोट पहुँचा दी और अपने एक्ट की वज़ह से। वहाँ पे तो भाई ऑब्वियस सी बात है, आपने ग्रेटर हार्म प्रिवेंट नहीं किया ना, क्योंकि अगर नहीं इंटरवीन करते तो बाकी 3 लोग को चोट नहीं लग गई। लेकिन आपने क्योंकि इंटरवीन कर दिया तो अब बाकी 3 लोगों को भी चोट लग गई है, भलाई 1 के। पहले 1 को लगती अब 3 को लग गई है। तो हमेशा ग्रेटर हार्म को हमें प्रिवेंट करना है। ये नेसेसिटी का बेसिक प्रिंसिपल है। अब आता है यहाँ पे फैक्ट्स। आपका फैक्ट्स दिया हुआ है, ये फायर ब्रेक्स आउट इन एक्स बिल्डिंग, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्प्रेडिंग, फायर फाइटर्स ब्रेक डाउन वाइज वॉल, वाइज सूज फॉर प्रॉपर्टी डैमेज। तो यहाँ पे एक फायर है ना, और वो मतलब कि एक्स की बिल्डिंग में लग गई, एक्स की बिल्डिंग में आग लग गई। अब उसको प्रिवेंट करने के लिए जो फायर फाइटर्स होते हैं वहां पे, जो आग बुझाने के लिए आते हैं, वो वाई की दीवार को तोड़ देते हैं, क्योंकि उनको तोड़ना पड़ता है। अगर वो नहीं तोड़ेंगे तो बिल्डिंग को बचा नहीं सकते वो। तो यहाँ पे वाई जो है, क्योंकि उसकी दीवार टूट गई है, तो वो बोलता है भाई मेरी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, तो वो स्यू करता है। तो हमें पहली बात तो यहाँ पे देखना है कि क्या प्रिंसिपल और नेसेसिटी अप्लाई कर रहा है या नहीं अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्या एसेंशियल्स मीट हो रहे हैं? बिल्कुल मीट हो रहे हैं। फायर अगर हम यहाँ पे देखें तो फायर क्या है? इमिनेंट डेंजर है यहाँ पे। यहाँ पे ग्रेटर हार्म क्या होगा? किसी एक पूरी बिल्डिंग का जल जाना। इन्होंने कौन सा एक्ट किया है? इन्होंने बस एक दीवार तोड़ी है एक बिल्डिंग को बचाने के लिए, जिसमें कितने लोगों का घर होगा। तो यानी कि इन्होंने ग्रेटर हार्म प्रिवेंट करने के लिए वो एक्शन लिया है ना? तो यानी कि नेसेसिटी के डॉक्टर तो मीट हो रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि एटलीस्ट ये चारों ऑप्शंस में से पहली बात तो नेसेसिटी जो है वो मीट हो रही है। यानी कि
हम वाई अगर स्यू कर रहा है प्रॉपर्टी डैमेज के लिए, तो वाई डैमेजेस तो क्लेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वाई सक्सीड ही नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे नेसेसिटी प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा है, तो यानी कि वो तो डिफेंस है। तो यानी कि हमें वो ऑप्शंस एलिमिनेट कर देने हैं जो भी बोल रहा है कि वाई कैन क्लेम डैमेजेस, क्योंकि वो सेंस ही नहीं बनता, हमने तो ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया। तो वाई कैन क्लेम डैमेजेस ऑप्शन ए अपने आप करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी अपने आप एलिमिनेट हो गया। अब बचता है आपके पास ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, इसी में से आपको बस चूज करना है। तो है वाई कैन नॉट क्लेम डैमेजेस एज द एक्शन वाज नेसेसरी टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म। तो ये तो डायरेक्टली प्रिंसिपल को ही डिनोट कर रहा है। अब डी देखते हैं क्या बोल रहा है। वाई कैन नॉट क्लेम डैमेजेस बिकॉज फायर फाइटर्स आर इम्यून टू लाइबिलिटी। बट क्या कहीं भी हमें ऐसी मतलब कि कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है फैक्ट्स में? हमें ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन फैक्ट्स में नहीं मिला है कि फायर फाइटर्स के पास कोई स्टेचरी इम्यूनिटी है। तो ये ऑप्शन जो है बियॉन्ड जा रहा है फैक्ट्स के, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी। फिर आता है आपके सामने, अ पर्सन हैज अ ड्यूटी टू प्रिवेंट फोर्सिएबल हार्म टू अनदर इफ दे आर क्लोजली एंड डायरेक्टली अफेक्टेड बाय देयर एक्शंस। यानी कि यहाँ पे बात कर रहे हो किस चीज के बारे में? नेग्लिजेंस के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगेन क्या समझेंगे, एसेंशियल्स को पहले समझेंगे कि नेग्लिजेंस का एसेंशियल्स क्या होता है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि पर्सन के पास क्या है, एक ड्यूटी ऑफ केयर है। एक ड्यूटी ऑफ केयर है तभी तो वो मतलब कि प्रिकॉशन लेगा कि किसी और को चोट नहीं पहुंचे उसके एक्शन की वजह से, है ना। तो पर्सन हैज अ ड्यूटी, यानी कि ही हैज व्हाट, ही इज अ ड्यूटी टू केयर। लेकिन ड्यूटी ऑफ केयर किस चीज के रिगार्डिंग? टू प्रिवेंट फोर्सिएबल हार्म, ठीक है, टू प्रिवेंट प्रिवेंट फोर्सिबल हार्म। फोर्सिबल हार्म मतलब एक ऐसा हार्म, एक ऐसी इंजरी जो आप देख सकते हो कि फ्यूचर में होने वाला है, तो आपको उसको प्रिवेंट करना है। उसके बाद है इफ दे आर क्लोजली एंड डायरेक्टली अफेक्टेड विद एक्शन। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या हुआ, इफ दे आर क्लोजली एंड डायरेक्टली अफेक्टेड बाय एक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ये दोनों आपस में एकदम पास पास खड़े हैं शॉपिंग लाइन की लाइन में, ठीक है। काउंटर पे ये लोग जा रहे हैं, एकदम पास में खड़े हैं। अब अगर ए जो है अचानक से धक्का देता है, तो बी को तो मतलब यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा ना, वो डायरेक्टली एंड क्लोजली इफेक्ट होगा क्योंकि बी एकदम उसके सामने खड़ा है। तो यहाँ पे मतलब बोल रहे हैं कि वो जो पर्सन है उसको डायरेक्टली एंड क्लोजली इफेक्ट होने का खतरा होना चाहिए, और उस फोर्सिबल हार्म को प्रिवेंट करने की ड्यूटी किसकी होती है? डिफेंडेंट की होती है। यानी कि मान लो आप कहीं भी अपने आप को कंडक्ट कर रहे हो, जो भी आप एक्ट कर रहे हो, आपको क्या देखना है कि यार मेरे पड़ोसी को, मेरे भी जो सराउंडिंग में जो लोग हैं उनको हार्म नहीं पहुंचे मेरे एक्शन की वजह से। अगर मेरे को पता है कि मैं सर्टेन एक्शन लूंगा तो उसकी वजह से उनको प्रोबेबली इंजरी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप एक पार्टी में हो और वहां पे आप गन चलाने लगते हो सेलिब्रेशंस के लिए क्योंकि वेडिंग हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एकदम हवा में चलाओगे तो देर इज अ रिस्क कि भाई, क्योंकि लोग एकदम आपके आसपास खड़े हैं तो उनको चोट पहुंच सकती है। तो आपकी ड्यूटी ऑफ केयर है उनकी तरफ कि नहीं पहुंचे, क्योंकि वो डायरेक्टली क्लोजली इफेक्ट होंगे उस चीज से। अब हमें फैक्ट्स में देखना है इस चीज को कि ये मीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, अ कंस्ट्रक्शन कंपनी लेफ्ट एन ओपन होल एट वर्क साइट विदाउट एनी वार्निंग साइन। A pedestrian unaware of construction accidentally fell into the hole and was injured. The pedestrian sued the construction company for negligence. तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो खुदाई चल रही है और वो एक ओपन होल, क्योंकि गड्ढा खुदा हुआ है, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई वार्निंग साइन भी नहीं लगाते। और एक आदमी चल रहा है अपना रास्ते में कहीं और, उसे वर्क प्लेस पे जाना है, वो उस होल में गिर जाता है, तो वो स्यू करता है कंस्ट्रक्शन कंपनी को कि भाई आप नेग्लिजेंट हो। तो क्या यहाँ पे पहली बात तो हमें ये देखना है क्या वो नेग्लिजेंट है या नहीं। तो ऑब्वियस ही बात है, आपकी ड्यूटी ऑफ केयर है किसके तरफ है? पेडिस्ट्रियंस की तरफ है। क्यों? क्योंकि आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी हो जो कि एक पब्लिक रोड में गड्ढा खोद रहे हो, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप एक वार्निंग साइन लगाओ, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप नहीं लगाओगे तो कोई इंसान उसमें गिर सकता है। मान लो कोई फोन पे बात कर रहा है, वो अचानक से गिर जाएगा। ऐसा तो है नहीं हमेशा कोई ग्राउंड पे देखते देखते चलता है ना। तो एक फोर्सिबल हार्म है यहाँ पे, उसको प्रिवेंट करने की ड्यूटी आपकी थी बट आपने नहीं प्रिवेंट किया, यानी कि नेग्लिजेंस तो मीट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे लाइबिलिटी तो बन रही है। तो हमें देखना है कि भाई जब लाइबिलिटी बन रही है तो ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हम ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें कंपनी इज नॉट लाइबल, देखो कंपनी तो लाइबल है ही, तो हमें ये वाले ऑप्शंस तो एलिमिनेट करने ही करने हैं। कंपनी इज नॉट लाइबल, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब आता है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। अगर हम ऑप्शन सी देखें तो इसमें क्या है, द कंपनी इज ओनली लाइबल इफ द पेडेस्ट्रियन वाज एक्सप्लिसिटली वार्न्ड बट इग्नोर्ड द वार्निंग, ठीक है।
लेकिन ये तो भाई मतलब एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। इसमें तो बोला गया है कि भाई देखो कंपनी लायबल तब होगी अगर पेडिस्ट्रियन को वार्निंग साइन दिया गया होता और उसने इग्नोर कर दिया होता, बट दैट डज नॉट इवन मेक लॉजिकल सेंस। अगर आपको वार्निंग साइन दिया गया है, आप खुद इग्नोर कर रहे हो, तब तो कंपनी लायबल नहीं होगी। तो ये ऑप्शन तो अपने आप में ही इनकंसिस्टेंट है। फिर एक कंपनी इज लायबल एज द पेडिस्ट्रियन वाज डायरेक्टली अफेक्टेड एंड द हार्म वाज फोर्सिबल। तो ये तो हमारा प्रिंसिपल है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे। फिर आता है क्वालिफाइड प्रिविलेज अप्लाइज टू डेफेमेशन केस विद द डिफेंडेंट हैज अ लीगल और मॉरल ड्यूटी टू मेक अ स्टेटमेंट प्रोवाइडेड इट इज मेड विदाउट मैलिस। ठीक है, तो इसमें देखो बोल रहे हैं क्वालिफाइड प्रिविलेज के बारे में। जब हम डेफेमेशन के बारे में बात करते हैं तो उसमें एक सर्टेन एसेंशियल्स होते हैं, लेकिन अभी सिर्फ हम डेफेमेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डिफेंसेस टू डेफेमेशन। कि अगर मान लो कोई इंसान किसी को डिफेम करता है जनरली, यानी कि उसकी रेपुटेशन गिराता है ना, तो जनरली ऑब्वियसली उसको स्यू कर सकते हैं डैमेजेस के लिए। लेकिन सर्टेन डिफेंसेस होते हैं किसी भी चीज को, एक्सेप्शंस होते हैं। उनमें से एक एक्सेप्शन होता है क्वालिफाइड प्रिविलेज का। तो हम क्वालिफाइड प्रिविलेज का एक्सेप्शन क्या होता है उसको समझेंगे। तो क्वालिफाइड प्रिविलेज का एक्सेप्शन सिंपल होता है, वो तब अप्लाई करता है जब किसी भी डिफेंडेंट की क्या होती है, एक लीगल या मॉरल ड्यूटी होती है। ठीक है, एक लीगल या मॉरल ड्यूटी होती है जिस भी चीज को वो बोल रहा है, टू मेक अ स्टेटमेंट प्रोवाइडेड इट इज मेड विदाउट मैलिस। यानी कि इसमें तीन एसेंशियल्स है। पहली बात तो उसकी एक ड्यूटी होनी चाहिए, कोई भी मॉरल हो सकती है या लीगल ड्यूटी हो सकती है, टू मेक व्हाट अ स्टेटमेंट, बोलना चाहिए, मतलब जो भी चीज वो बोल रहा है उसको बोलने की उसकी ड्यूटी है। और साथ में वो जो चीज बोल रहा है भले ही उसकी ड्यूटी भी है, लेकिन एक मैलिस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई पुलिस ऑफिसर है, उसकी ड्यूटी क्या है, क्रिमिनल को पकड़ना, लेकिन अगर वो मान लो क्रिमिनल को मैलिशियसली बस पकड़ रहा है, चाह ही रहा है कि वो किसी भी तरह का बस क्राइम कर दे, उसको रेदर सॉलिसिट कर रहा है क्राइम करने के लिए, तो वो भी तो अपने आप में गलत है ना। तो हम यहाँ पे क्वालिफाइड प्रिविलेज का एक्सेप्शन अवेल करने के लिए आपको ये तीनों प्रूव करना पड़ेगा, ये तीनों चीजें कोएग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे फैक्ट्स में देखते हैं तो क्या लिखा है, अ मैनेजर इन्फॉर्म्ड हर कंपनीज एचआर, एचआर यानी कि मतलब जो ह्यूमन रिसोर्सेज होता है, तो ह्यूमन एचआर डिपार्टमेंट, दैट वन ऑफ हर एम्प्लॉय सैम वाज फ्रीक्वेंटली लेट टू वर्क। सैम लेटर फाउंड आउट एंड sued the manager for defamation, claiming the information harmed his reputation within the company। अब यहाँ पे मैनेजर जो है कंपनी का, उसकी क्या ड्यूटी होती है, वो एम्प्लॉयज पे ध्यान रखता है, सुपरवाइज करता है, उनको कंट्रोल करता है, देखता है कि ये लोग काम कर रहे हैं तो सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। यही तो पूरा मैनेजर का ड्यूटी है, राइट। अगर कोई पर्सन लेट हो रहा है, डेली वर्क पे लेट आ रहा है, तो वो मतलब गलत काम कर रहा है, सही काम तो नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी ड्यूटी क्या बनती है, वो रिस्पॉन्सिबली प्रॉपर टाइम पे आए, वो नहीं आ रहा है। और मैनेजर का काम है मतलब कि वर्कर्स को कंट्रोल करना, ध्यान रखना, उन पे सुपरवाइज करना। तो वर्कर जो मैनेजर है वो एचआर डिपार्टमेंट को बताता है, तो वो क्या कर रहा है, उसकी ये लीगल या मॉरल ड्यूटी है। और वो जो ये स्टेटमेंट कर रहा है वो क्या कर रहा है, ये नॉर्मल प्रोफेशनल ड्यूटी है उसकी, ऐसा तो है नहीं वो आउटसाइड पर्सनल ग्रजेस अपना यहाँ पे कर रहा है। और हम फैक्ट्स में यहाँ पे देखे तो उसने ऐसा नहीं है कि किसी और को बताया, सबको बताने लग गया, अरे सैम तो बहुत लेट आता है। वो एचआर डिपार्टमेंट के पास गया और सैम को अपने आप पता चला कि वो गया है, बस उसने किसी और को नहीं बताया। तो यानी कि हमें क्लियरली पता चल रहा है यहाँ पे मैलिस भी नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे तीनों एसेंशियल्स मीट हो रहे हैं हमारे, है ना। यहाँ पे मैलिस नहीं है, यहाँ पे स्टेटमेंट बोला गया है एक सर्टेन सैम के बारे में मैनेजर द्वारा, एंड तीसरा यहाँ पे एक लीगल मॉरल ड्यूटी थी मैनेजर को उस स्टेटमेंट को बोलने के लिए एचआर डिपार्टमेंट को। तो यानी कि हमें ऑप्शंस कौन से एलिमिनेट कर रहे हैं, जो भी बात कर रहा है मैनेजर की लायबिलिटी के बारे में, बिकॉज मैनेजर तो लायबल होगा नहीं, यहाँ पे वो क्वालिफाइड प्रिविलेज का एक्सेप्शन क्लेम कर सकता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया। फिर क्या है बाकी तीनों में, मतलब कि हमारे लिखा हुआ है द मैनेजर इज वनली लायबल, अगेन वनली लायबल, ये भी एलिमिनेट हो गया हमारा। अब आता है ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। इसमें ही आपको रियली देखना है कि कौन सा सही होगा। तो अगर हम ऑप्शन सी देखें, द मैनेजर इज नॉट लायबल एज क्वालिफाइड प्रिविलेज प्रोटेक्ट स्टेटमेंट मेड विदाउट मैलिस विद इन वर्क प्लेस। द मैनेजर इज नॉट लायबल इफ सैम वाज इंडीड फ्रिक्वेंटली लेट। अब देखो आपको लग रहा होगा कि अरे यार डी तो एकदम सही बात बोल रहा है। देखो हमें प्रिंसिपल में क्या दिया है, प्रिंसिपल में जो दिया है वो डायरेक्टली मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर सी में, पहली बात। दूसरी चीज ये कि मैनेजर इज नॉट लायबल इफ सैम वाज इंडीड फ्रिक्वेंटली लेट, ट्रुथ अपने आप में कोई डिफेंस नहीं है। ट्रुथ इज अ डिफेंस जनरली, है ना, वो अपने आप में एक सेपरेट डिफेंस है। बट क्वालिफाइड प्रिविलेज के लिए मतलब कि ट्रुथ अपने आप में कोई डिफेंस नहीं होता है। क्वालिफाइड प्रिविलेज एंड ट्रुथ आर टू डिफरेंट एक्सेप्शंस। हमें क्वालिफाइड प्रिविलेज चाहिए यहाँ पे, और वो ऑप्शन नंबर डी में नहीं मिल रहा। भले ही वो सच हो सकता है कि वो लेट हो, लेकिन अगर वो मैलिस के साथ बोला गया तो क्वालिफाइड प्रिविलेज एटलीस्ट क्लेम नहीं हो पाएगा, वहां पे फिर दूसरा डिफेंस क्लेम करना पड़ेगा हमें तो, लेकिन क्वालिफाइड प्रिविलेज क्लेम करना है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे वैलिड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर ट्रुथ ऐसा डिफरेंस लिखा होता या कोई भी एक्सेप्शन टू डेफेमेशन होता तो ये वैलिड होता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसलिए
करेक्ट हो जाता है। फिर आता है for a nuisance claim to be valid, the interference with the plaintiff's enjoyment or use of land must be continuous and not just a one time occurrence। यानी कि यहाँ पे न्यूसेंस के बारे में वो बात कर रहे हैं। तो न्यूसेंस बेसिकली क्या होता है ना, एक इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है किसी भी लैंड के साथ। अब एसेंशियल्स इसके सिंपल है बड़े। जैसे मान लो, पहली बात क्या है, आपका एक लीगल राइट है ना, एक लीगल राइट है। आप कौन हो यहाँ पे? प्लेंटिफ हो। लीगल राइट ऑफ प्लेंटिफ, जो भी पीड़ित है, लीगल राइट ऑफ प्लेंटिफ। अब उस लीगल राइट के साथ क्या हो रहा है? इंटरफेरेंस हो रहा है। लीगल राइट के साथ क्या हो रहा है? इंटरफेरेंस हो रहा है। इंटरफेरेंस जो है वो क्या है? अनलॉफुल है। इंटरफेरेंस अनलॉफुल होना चाहिए। अगर वो लॉफुल है तब तो मतलब कि वो इंटरफेरेंस एक्शनेबल नहीं होगा। प्लेंटिव्स एंजॉयमेंट और यूज ऑफ लैंड, आपके पास क्या है? लीगल राइट है किस चीज को? उस लैंड को यूज करने का या एंजॉय करने का। और न्यूसेंस के लिए और क्या चाहिए यहाँ पे हमें? कंटिन्यूअस होना चाहिए। न्यूसेंस मस्ट बी कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं कि मान लो भाई अचानक से किसी ने अपना म्यूजिक सिस्टम खोला, गलती से उसका माइक्रोफोन ऑन था तो बहुत तेज आवाज आई 1 सेकंड के लिए, आपने बोल दिया अरे यार इसने तो मेरे अगेंस्ट न्यूसेंस कर दिया, मैं जाऊंगा तुम्हें स्यू करूंगा, मेरे को पैसे चाहिए। नो, ऐसा नहीं है। न्यूसेंस में कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई गलती से 2-3 सेकंड हो गया या साल में मान लो 1-2 बार हो गया। नो, कंटिन्यूअस पीरियड होना चाहिए। मान लो कोई म्यूजिक टीचर है, डेली मतलब कि 10 घंटे 12 घंटे म्यूजिक चला रहा है, वो क्या है? एक डेली मतलब कि डिस्टर्बेंस हो रहा है आपको उसकी वजह से, है ना। आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो अपने घर में, आप चाहते हो पीस, आपको मिल नहीं रहा है। एंड नॉट जस्ट अ वन टाइम अकरेंस। तो वन टाइम अकरेंस नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब हमें देखना है ये फैक्ट में क्या है। तो फैक्ट में है, Raj neighbor Rani throws a noisy party once every 3 months. Although the noise is bothersome, it is infrequent, ensures that it doesn't pass 11 p.m. Raj decide to file a nuisance complaint. अब यहाँ पे essential चीज क्या है कि पहली बात तो देखो, वो नॉइजी पार्टी वंस एवरी 3 मंथ करती है, यानी कि मतलब साल में मुश्किल से 4 बार कर रही है ना, क्योंकि साल में 12 मंथ होते हैं तो ऑब्वियसली 4 बार कर रही है, यानी कि 4 बार बस कर रही है। तो यानी कि वो इंटरवल इतना हाई भी नहीं है। उसके बाद क्या लिखा है? नॉइज जो है बॉदरसम है, लेकिन ये इनफ्रिक्वेंट रहता है। ऐसा भी नहीं कि कंटिन्यूअस बस बजाई जा रही है पार्टी में म्यूजिक, नो, वो इनफ्रिक्वेंट है। इनफ्रिक्वेंट है यानी कि कंटिन्यूअस नहीं है, हमारा ऑलरेडी एसेंशियल मीट नहीं हो रहा है। फिर है, इंश्योर्स इट डजंट पास्ट 11 p.m. ऑल्सो, यानी कि वो ये भी देखती है कि भाई एकदम मतलब लेट नाइट में किसी को डिस्टर्बेंस ना हो स्लीप में, है ना। तो राज यहाँ पे इसलिए न्यूसेंस फाइल करता है। तो पहली बात तो यहाँ पे क्या न्यूसेंस के एसेंशियल्स मीट हो रहे हैं जो हमें चाहिए प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग? नहीं मीट हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे राज सक्सीड तो नहीं करने वाला है, एटलीस्ट हमें ये तो पता चल ही रहा है। तो यानी कि वो ऑप्शंस को हम पहले एलिमिनेट करेंगे जिसमें दिखा रहा है कि राज प्रोबेबली सक्सीड कर सकता है। तो राज कैन फाइल सक्सेसफुल सूट, एलिमिनेट हो गया ऑप्शन नंबर ए। राज कंप्लेन विल नॉट सक्सीड, चलो ठीक है ये बाद में देखेंगे। राज कैन क्लेम न्यूसेंस, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो बचता है हमारे पास ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, इसमें से हमें चूज करना है। ऑप्शन बी अगर हम देखें तो क्या है? राज कंप्लेन विल नॉट सक्सीड एज डिस्टर्बेंस इज इनफ्रिक्वेंट। तो ये तो एकदम लीगल प्रिंसिपल्स को डिनोट कर रहा है। अब यहीं पे अगर हम ऑप्शन डी को देखें तो क्या लिखा है? राज कंप्लेन विल नॉट सक्सीड एज नो वन एल्स हैज प्रॉब्लम विद इट। नो वन एल्स हैज प्रॉब्लम विद इट। देखो ये क्या है? ओपिनियन है। ये बोल रहा है कि भाई किसी और को कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्यों दिक्कत है। बट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, कोई भी राइट, लीगल राइट ऐसे नहीं करता। ऑब्वियस सी बात है, जिसके साथ मतलब कि लाइक जिसका राइट वायलेट हो रहा है उसी को दिक्कत होगी। किसी और को अगर मतलब वो पहुंच ही नहीं रही आवाज तो उसको दिक्कत क्यों होगी? सीधी सी बात है। तो अदर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, दैट इज नॉट अ रेलेवेंट फैक्टर। हमें प्रिंसिपल का वर्डिंग बस इतना देखना है कि क्या वो न्यूसेंस के एसेंशियल्स मीट हो रहे हैं और नहीं हो रहे हैं। और अगर नहीं मीट हो रहे हैं तो लाइबिलिटी क्यों नहीं बन रही है या सूट क्यों नहीं सक्सीड हो पा रहा है। तो उसका प्रॉपर लीगल रीजनिंग ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है वो दिया है कि भाई सिंपली कि भाई किसी और को दिक्कत नहीं है तो तुम्हें भी टॉलरेट कर लेना चाहिए। तो वो अपने आप में कोई लीगल रीजनिंग नहीं हुआ। तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन सी तो हमने ऑब्वियसली एलिमिनेट ही कर दिया। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राज कंप्लेंट विल नॉट सक्सीड एज डिस्टर्बेंस इज इनफ्रिक्वेंट। ध्यान रखना है न्यूसेंस में कि कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर वो इनफ्रिक्वेंट है तो कभी न्यूसेंस नहीं होगा, कोई और चीज वो हो सकता है प्रोबेबली, लेकिन न्यूसेंस नहीं है वो। Unauthorized and intentional entry on another's land constitutes trespass.
अ मिस्टेक एज टू ओनरशिप बाउंड्री इज नॉट अ डिफेंस। यहाँ पे अगेन ट्रेसपास के कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया गया है। अगर आप लोगों ने मतलब टॉर्ट की वीडियो अभी तक देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों ने टॉर्ट की वीडियो देखी है, कि ट्रेसपास का कॉन्सेप्ट कैसे ऑपरेट करता है। क्योंकि ट्रेसपास अपने आप में क्या है, एक मैलफिजेंस है। मैलफिजेंस है मतलब कि समथिंग विच डज नॉट हैव टू प्रूव विद डैमेजेस। उसमें आपने अगर एक्ट कर दिया वो अपने आप में अलोन इनफ है, वो एक्ट ही अपने आप में गलत है ना। तो यहाँ पे क्या है, अनऑथराइज एंड अनइंटेंशनल एंट्री। पहली चीज क्या है, ये दोनों पहला एसेंशियल है। अनऑथराइज मतलब कि ये चीज ऑथराइज नहीं है, आपका इस पे कंसेंट नहीं है, आपके पास परमिशन नहीं है, जो भी लैंड ओनर है, या लीगल राइट नहीं है इस पे कुछ भी। तो एक अनऑथराइज पहली बात तो होना चाहिए। इंटेंशनल एंट्री होनी चाहिए। फिर इंटेंशनल एंट्री का मतलब ये नहीं है कि लाइक आपका इरादा ही था कि किसी और की लैंड को ट्रेसपास करना। नो, इंटेंशनल एंट्री मतलब होता है सिंपली टॉर्ट के अंदर, क्रिमिनल लॉ में अलग होता है इंटेंशन का मीनिंग, बट टॉर्ट में सिंपली मतलब होता है इंटेंशनल एंट्री का वॉलेंटरली, यानी कि अपनी इच्छा से आपने किया है, बस किसी ने आपको फोर्स नहीं किया है। ऐसा नहीं कि किसी ने आपको मतलब उस लैंड पे धक्का देके फेंक दिया। नो, तब वो मतलब कि इंटेंशनल नहीं माना जाएगा। आपका दोस्त है, उसने आपको नेबर की लैंड पे धक्का देके फेंक दिया, तो वहां पे इंटेंशनल नहीं माना जाएगा ट्रेसपास। ठीक है, तो इंटेंशनल एंट्री। उसके बाद है ऑन अनदर्स लैंड। ऐसा नहीं कि अपनी लैंड पे जा रहे हो, किसी और की लैंड पे ही जाओगे ना ऑब्वियसली। तो ऑन अनदर्स लैंड, किसी और को वो लैंड बिलोंग करती है। अनदर्स लैंड कॉन्स्टिट्यूट्स ट्रेसपास। और इसमें क्या लिखा है, अ मिस्टेक एज टू ओनरशिप बाउंड्री इज नॉट अ डिफेंस। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है जैसे ये ए है लेट्स से, और ये ए का लैंड है, ये बी का लैंड है। मिस्टर ए को लगता है कि इतना पोर्शन भी उनका है, और वो इसलिए इंटर कर जाते हैं क्योंकि उनको लगता है उनका है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उन्होंने किया है, उनका इरादा थोड़ी ना है बी के राइट को वॉलेट करने का। उन्होंने एक मिस्टेक कमिट किया है, गलती से उनको लग गया कि भाई ये पोर्शन ऑफ लैंड उनको बिलोंग करता है, जबकि वो बी को बिलोंग करता था। बट इसमें क्लियरली लिखा है कि अगर आपको मिस्टेक हो गया रिगार्डिंग द ओनरशिप बाउंड्री, कि किसको वो लैंड बिलोंग करती थी और इसकी वजह से आप उसकी लैंड पे आ गए, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब ये कोई डिफेंस नहीं है अपने आप में। ठीक है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो हमें ये चार चीजें देखनी है अब। जॉन वॉज माउइंग हिज लॉन, ठीक है, जॉन वॉज माउइंग हिज लॉन एंड एक्सीडेंटली क्रॉस इनटू हिज नेबर लीसा's प्रॉपर्टी, बिलीविंग इट was still his land. He cut a patch of grass on Lisa's property before realizing his mistake. यानी कि वो ग्रास को हटा रहा था, है ना, अपने मशीन से, और ऐसा करते करते मतलब कि वो लीसा की लैंड पे आ जाता है जो उसकी पड़ोसी है, और उसे लगता है ये तो मेरा ही लैंड है। लेकिन उसे थोड़ी देर में रियलाइज हो जाता है अरे ये तो मेरा लैंड नहीं है, तो उसका लैंड है, और वो वापस चला जाता है अपनी लैंड पे। तो पहली बात तो यहाँ पे क्या है, मिस्टेक रिगार्डिंग ओनरशिप है। क्या वो मिस्टेक रिगार्डिंग ओनरशिप डिफेंस है? नहीं डिफेंस है। उसके बाद है वो किसी और की लैंड पे एंटर किया है, तो हाँ बिल्कुल एंटर किया है। जॉन जो है लीसा की लैंड पे एंटर किया है। उसके बाद है क्या ये अनऑथराइज एंट्री है? बिल्कुल, लीसा ने परमिशन तो दी नहीं है। इंटेंशनल एंट्री है, यानी कि वॉलेंट्री उसने अपनी इच्छा से किया है, बिल्कुल, वो खुद ही मशीन चला रहा था, खुद ही आया वो, तो वॉलेंट्री भी है। तो यानी कि यहाँ पे ट्रेसपास है और मिस्टेक रिगार्डिंग ओनरशिप है। यानी कि यहाँ पे जॉन जो है एटलीस्ट वो लाइबिलिटी से बच नहीं सकता, उसने ट्रेसपास कमिट कर दिया है। तो जो भी ऑप्शंस बोल रहे हैं वो लाइबिलिटी से बच सकता है, उसको हम पहले एलिमिनेट करेंगे। तो जॉन इज नॉट लाइबल, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें नॉट लाइबल के बारे में दिया हुआ है, यानी कि आपको हमें तीनों ऑप्शंस को देखना पड़ेगा। तो जॉन इज लाइबल ओनली इफ देयर वाज फिजिकल डैमेज टू प्रॉपर्टी। बट क्या ऐसी कोई कंडीशन दी हुई है कि कोई फिजिकल डैमेज हो? नहीं दी है, तो यानी कि ये तो एलिमिनेट हो गया हमारा। फिर जॉन इज लाइबल ओनली इफ नीसा नोटिस हिम ट्रेसपासिंग, यानी कि इसमें बोल रहे हैं कि भाई ट्रेसपास तभी होगा अगर ओनर ऑफ द लैंड जिसके ऊपर ट्रेसपास तुमने किया है वो देख ले तुम्हें ट्रेसपास करते हुए। बट ये तो कहीं फैक्ट में दिया नहीं हुआ है, और ये ऐसे भी सेंस नहीं बनता। ये तो वही बात हो गई कि तुम चोरी तभी कर रहे हो अगर कोई तुम्हें देख ले चोरी करते हुए। डजंट मेक सेंस, राइट? इसलिए ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। अब है जॉन इज लायबल फॉर ट्रेसपास। सिंपल आंसर है, क्लियर कट इसमें दिखा दिया हुआ है। हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है ना। बेस्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। That's all for today. So I hope that you were able to understand the concepts that we discussed. जो भी फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स को हमने कैसे ब्रेक डाउन किया, कैसे आपको इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है जब भी आप मॉक्स को सॉल्व करोगे एंड ऑल। और अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है लेजिट प्रेप का, जो कि अचीवर्स 120 का फॉर्म, अगर आप भर सकते हो क्योंकि हमारे वेबसाइट्स पे वो ऑलरेडी है। अगर आप डिस्क्रिप्शंस में जाओगे तो डायरेक्टली अब आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे रेलिवेंट्स, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम लिंक्स हो, कोई भी मतलब वेबसाइट से लिंक्स हो एंड ऑल। बिकॉज 25 दिसंबर पास आते जा रहा है एंड ऑल, एंड फॉर्म्स ऑब्वियसली फिर क्लोज होने वाले हैं। तो जितना जल्दी आप भरोगे आप ही का फ़ायदा है। 120 फ्री सीट्स मिल रहे हैं इस बार आपको, आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आपको पता ही है क्वालिटी एजुकेशन कहाँ से मिल रहा है एंड ऑल, आप बेस्ट जज हो।
अगर आपको कोई भी क्यूरीज है तो आप हमें इस वीडियो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।